हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। एनएमटीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने आपको नर जन्म तंत्र की जो स्ट्रक्चर है उसकी कंप्लीट आपको संरचना के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब आप अपने नोटबुक उठाएं और नोट्स भी बनाएं। देखो बेटा, मैंने अधिवृषण के जो फंक्शन है, जो कार्य हैं, वहां तक आपको नोट्स तैयार करवा दिए। तीसरा पॉइंट आप हेडिंग डालकर लिखेंगे शुक्रवाहिनी। तीसरा पॉइंट हेडिंग लिखिए बेटा, अपनी नोटबुक उठाइए और उसमें तीसरा पॉइंट लिखिए आप शुक्रवाहिनी। तीसरा पॉइंट लिखिए आप शुक्रवाहिनी। पहला लिखा दिया मैंने बेटा प्रश्न। प्रश्न की बाह्य संरचना भी लिखा दी मैंने, आंतरिक संरचना भी लिखा दी। अधिवृषण, अधिवृषण की संरचना, उसके कार्य, और तीसरा पॉइंट है अब शुक्रवाहिनी। तो शुक्रवाहिनी हेडिंग डालकर आप लिखिए अधिवृषण का अंतिम भाग। अधिवृषण का अंतिम भाग शुक्रवाहिनी हेडिंग डालकर लिखिए बेटा आप अधिवृषण का अंतिम भाग एक नलिकाकार संरचना में खुलता है। अधिवृषण का अंतिम भाग एक नलिकाकार संरचना में खुलता है, जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। मानव में प्रत्येक अधिवृषण से प्रत्येक अधिवृषण से एक शुक्रवाहिनी निकलती है। एक शुक्रवाहिनी निकलती है जो कि मूत्र नलिका के ऊपर कुंडलित होकर, जो कि मूत्र नलिका के ऊपर कुंडलित होकर शुक्राशय के साथ संयोजित होकर शुक्राशय के साथ संयोजित होकर स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है। शुक्राशय के साथ संयोजित होकर स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है, जो कि आगे की ओर मूत्र जनन मार्ग में पहुंचती है। जो कि आगे की ओर मूत्र जनन मार्ग में पहुंचती है। प्रत्येक शुक्रवाहिनी की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। इसकी आंतरिक सतह
इसकी आंतरिक सतह पश्चिमावी स्तंभी उपकला की बनी होती है, जिसकी आंतरिक सतह पश्चिमावी स्तंभी उपकला की बनी होती है, जो शुक्राणुओं को स्खलन वाहिनी की ओर गति कराने में सहायता करती है। चौथा पॉइंट लिखिए बेटा आप, शुक्राशय। चौथा पॉइंट लिखिए बेटा आप, शुक्राशय। मूत्राशय और मलाशय के मध्य में एक पेशीय ग्रंथिल थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। एक पेशीय ग्रंथिल थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे शुक्राशय कहते हैं। मानव में एक शुक्राशय पाया जाता है। मानव में एक शुक्राशय पाया जाता है, जो दो पालियों में बटा होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा, शुक्राशय द्वारा एक चिपचिपा क्षारीय कोष्टक में पीएच मान लिख देना बेटा 7.3। शुक्राशय द्वारा एक चिपचिपा क्षारीय द्रव पदार्थ स्रावित किया जाता है। कोष्टक में पीएच मान लिख देना बेटा, क्षारीय द्रव पदार्थ स्रावित किया जाता है, जिसे सक्रिय द्रव कहते हैं। जो कि सीमन को हिंदी में कहते हैं बेटा वीर्य, जो कि सीमन का लगभग 60 से 70% भाग बनाता है। जो कि सीमन का लगभग 60 से 70% भाग बनाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, सक्रिय द्रव में
फ्रक्टोज शर्करा, प्रोस्टाग्लैंडिस और सेमिनोलाइसिन। फ्रक्टोज शर्करा, प्रोस्टाग्लैंडिस, सेमिनोलाइसिन मुख्य रूप से पाया जाता है, मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा, फ्रक्टोज शर्करा शुक्राणुओं को तरल माध्यम में फ्रक्टोज शर्करा शुक्राणुओं को तरल माध्यम में गति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करती है। गति के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। ये फ्रक्टोज शर्करा हो गई। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे प्रोस्टाग्लैंडिस। नेक्स्ट लाइन से प्रोस्टाग्लैंडिस सेमिनेशन के बाद संकुचन को प्रेरित करता है। सेमिनेशन के बाद संकुचन को प्रेरित करता है, जिससे शुक्राणु सीधी रेखा में अंडवाहिनी की ओर गति करते हैं। अंडवाहिनी की ओर गति करते हैं। नेक्स्ट लाइन से उठा सेमिनोलाइसिन सीमन को गाढ़ा बनाता है। सेमिनोलाइसिन सीमन को गाढ़ा बनाता है, जिससे सेमिनेशन से पहले शुक्राणुओं की अवांछनीय गति को रोका जा सके, जिससे सेमिनेशन से पहले शुक्राणुओं की अवांछनीय गति को रोका जा सके। ये हो गए बेटा तीनों। इसके बाद लिखिए आप नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे सुक्रिय द्रव क्षारीय प्रकृति का होता है। सुक्रिय द्रव क्षारीय प्रकृति का होता है, जो योनि के अम्लीय माध्यम को उदासीन करके शुक्राणुओं की सुरक्षा करता है।
नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, स्खलन वाहिनी, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे डैश करके, स्खलन वाहिनी मूत्र मार्ग में खुलती है, स्खलन वाहिनी मूत्र मार्ग में खुलती है, जिससे मूत्र जनन मार्ग का निर्माण होता है, जिससे मूत्र जनन मार्ग का निर्माण होता है, जो कि श्वसन के अंतिम भाग में मूत्र जनन छिद्र के रूप में खुलता है, जो कि श्वसन के अंतिम भाग में मूत्र जनन छिद्र के रूप में खुलता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बेटा आप, यानी श्वसन। अगला लिखिए बेटा, पांचवा पॉइंट लिखिए आप, यानी कि श्वसन। इंग्लिश में पेनिस कहते हैं इसको। यह नर का मैथुन अंग होता है, यह नर का मैथुन अंग होता है, जो कि लंबा बेलनाकार एवं उत्थानशील होता है। यह नर का मैथुन अंग होता है, जो कि लंबा बेलनाकार एवं उत्थानशील होता है। इसका अग्रभाग फूला हुआ होता है, इसका अग्रभाग फूला हुआ होता है, जिसे श्वसन मुंड कहते हैं, जिसे श्वसन मुंड कहते हैं। इसके ऊपर एक पतली त्वचा का आवरण पाया जाता है, इसके ऊपर एक पतली त्वचा का आवरण पाया जाता है, जिसे मुंड आच्छाद कहते हैं। जिसे मुंड आच्छाद कहते हैं। श्वसन का अग्रभाग फूला हुआ होता है, जिसे श्वसन मुंड कहते हैं। इसके ऊपर एक पतली त्वचा का आवरण पाया जाता है, जिसे मुंड आच्छाद कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा, श्वसन की अनुप्रस्थ काट में, श्वसन की अनुप्रस्थ काट में तीन डोरियां पाई जाती हैं।
3 डोरियां पाई जाती हैं। पृष्ठ पार्श्व सतह पर दो डोरियां होती हैं। पृष्ठ पार्श्व सतह पर दो डोरियां पाई जाती हैं। पृष्ठ पार्श्व सतह पर दो डोरियां पाई जाती हैं जिन्हें कॉर्पोरा कोवर्नोसा कहते हैं। और अधर सतह पर एक डोरी पाई जाती है और अधर सतह पर एक डोरी पाई जाती है जिसे कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम कहते हैं। अधर सतह पर एक डोरी पाई जाती है जिसे कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम कहते हैं। इससे ही मूत्र मार्ग निकलता है। इससे ही मूत्र मार्ग निकलता है। इससे ही मूत्र मार्ग निकलता है। इन डोरियों में रक्तकोटर एवं रक्तवाहिनियां पाई जाती हैं। रक्तकोटर एवं रक्तवाहिनियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा, डैश करके लिखना। शिथिल अवस्था में रक्तकोटर खाली रहते हैं। शिथिल अवस्था में रक्तकोटर खाली रहते हैं जिससे श्वसन छोटा व पतला होता है। लेकिन लैंगिक उत्तेजना के समय रक्तकोटर रक्त से भर जाते हैं। रक्तकोटर रक्त से भर जाते हैं
जिससे यह मोटा एवं कठोर हो जाता है। जिससे यह मोटा व कठोर हो जाता है। और मादा की योनि में शुक्राणुओं को छोड़ने का कार्य करता है। और मादा की योनि में शुक्राणुओं को छोड़ने का कार्य करता है। सहायक ग्रंथियां हेडिंग लिखिए। सहायक ग्रंथियां, इसमें नंबर 1 हेडिंग लिखिए प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि इसमें लिखिए बेटा, नर में मूत्र मार्ग के अधर तल पर मूत्र मार्ग के अधर तल में, अधर तल पर लिखना, नर में मूत्र मार्ग के अधर तल पर प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है जो कि सीमन का जो कि सीमन का 25 से 30% भाग बनाती है। जो कि सीमन का 25 से 30% भाग बनाती है। नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा, प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा एक क्षारीय द्रव का स्रावण किया जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा एक क्षारीय द्रव का स्रावण किया जाता है जिसका पीएच मान लगभग 7.2 होता है। जिसका पीएच मान लगभग 7.2 होता है। इसमें नेक्स्ट लाइन इसी में लिख देना बेटा, इसमें सिट्रेट, इसी में लिखो आगे, इसमें सिट्रेट, फॉस्फेटेज और फाइब्रिनोलाइसिन सिट्रेट, फॉस्फेटेज और फाइब्रिनोलाइसिन आदि पदार्थ पाए जाते हैं।
आदि पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए आप डैश करके, नेक्स्ट लाइन से लिखो डैश करके। फाइब्रोलाइसिन मादा की योनि में, फाइब्रोलाइसिन मादा की योनि में सेमिनेशन के बाद सीमन को पतला बनाता है। फाइब्रोलाइसिन मादा की योनि में सेमिनेशन के बाद सीमन को पतला बनाता है, जिससे शुक्राणु आसानी से गति कर पाते हैं, जिससे शुक्राणु आसानी से गति कर पाते हैं। रिमार्क एक नोट डालकर लिख देना बेटा आप, नोट। नोट डालकर लिख दीजिए आप, वृद्धावस्था में प्रोस्टेट ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण वृद्धावस्था में प्रोस्टेट ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने से या हो जाने के कारण मूत्र त्यागने में कठिनाई होती है। नोट डालकर लिखना है कि वृद्धावस्था में प्रोस्टेट ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाने के कारण मूत्र त्यागने में कठिनाई होती है। दूसरी लिखिए बेटा आप, काउपर्स ग्रंथियां। काउपर्स ग्रंथियां इसमें लिखिए बेटा आप, प्रोस्टेट ग्रंथि के आगे की ओर, प्रोस्टेट ग्रंथि के आगे की ओर मूत्र जनन मार्ग के दोनों ओर, प्रोस्टेट ग्रंथि के आगे की ओर मूत्र जनन मार्ग के दोनों ओर एक जोड़ी काउपर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि के आगे की ओर मूत्र जनन मार्ग के दोनों ओर एक जोड़ी काउपर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनके द्वारा
जिनके द्वारा मैथुन क्रिया के समय, जिनके द्वारा मैथुन क्रिया के समय वीर्य स्खलन से पहले सेमिनेशन कहते हैं बेटा इसको इंग्लिश में, सेमिनेशन केंद्रीय वीर्य स्खलन। वीर्य स्खलन से पहले एक पतले चिपचिपे सेमिनेशन से पहले एक चिपचिपे क्षारीय द्रव का श्रावण किया जाता है। एक चिपचिपे क्षारीय द्रव का श्रावण किया जाता है। जो कि मूत्र त्याग के कारण उत्पन्न अम्लीयता को, मूत्र त्याग के कारण उत्पन्न अम्लीयता को दूर करता है, उत्पन्न अम्लीयता को दूर करता है। अब सुनिए, एक लास्ट लाइन है, इसको आप विशेषकर समझिए। इसमें लिखा हुआ है कि प्रोस्टेट ग्रंथि के आगे की ओर मूत्र मार्ग के दोनों ओर एक जोड़ी काउपर्स ग्रंथि पाई जाती है, जिसके द्वारा वीर्य स्खलन से पहले, तो बेटा जब संभोग की क्रिया होती है, यानी जब मैथुन क्रिया होती है, तो उस समय वीर्य स्खलन से पहले अर्थात सेमिनेशन की क्रिया से पहले जब किसी नर के द्वारा मूत्र त्याग किया गया था, तो मूत्र में अम्ल पाए जाते हैं, उससे मूत्र मार्ग का जो माध्यम है वो अम्लीय हो जाता है। अब अम्लीय माध्यम है, शुक्राणु अगर अम्लीय माध्यम में ही विसर्जित होंगे तो क्या होगा बेटा, यानी कि वो नष्ट हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। अब काउपर्स ग्रंथि का कार्य क्या है, क्षारीय द्रव का पदार्थ श्रावण करना। कब? वीर्य स्खलन से पहले अर्थात सेमिनेशन से पहले। तो जो मूत्र मार्ग में जो अम्लीयता माध्यम उत्पन्न हुआ उसको दूर किया जाता है, अर्थात ये क्षारीय द्रव उस अम्लीयता को उदासीन कर देता है ताकि शुक्राणु यानी कि सुरक्षित रह सकें, उनकी सुरक्षा हो सके। तो ये काउपर्स ग्रंथि का कार्य होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि का जो कार्य है वो है फाइब्रिनोलाइसिन, मुख्य रूप से ये सीमन का लगभग 25 से 30% भाग बनाता है। कौन? प्रोस्टेट ग्रंथि से जो स्रावित जो पदार्थ है, ठीक है साहब, जिसमें सिट्रेट भी है, फॉस्फेटेज भी है और फाइब्रिनोलाइसिन है। ये फाइब्रिनोलाइसिन है, ये सीमन को पतला बनाने का कार्य करता है। कब? सेमिनेशन के बाद, वीर्य स्खलन के बाद, मैथुन क्रिया के समय जब वीर्य स्खलन हो जाता है मादा की योनि में, तो क्या होगा, जो फाइब्रिनोलाइसिन है ये इस सीमन को पतला बनाने का कार्य करता है। ठीक, जिससे क्या होगा बेटा, पतला हो जाएगा तो शुक्राणु उचित रूप से यानी कि सही तरीके से गति कर सकते हैं। ये आपके नर जनन तंत्र कंप्लीट हो गया बेटा। आप नोट्स बनाएं। अगर इस टॉपिक के अंदर
या मेरे द्वारा जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं उसमें अगर कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले आप वीडियो को सर्च करें और वीडियो को आप देखकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी समझ सकते हैं। अगर वो फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर या आपका जो ऑनलाइन स्टडी का जो आपका वो चल रहा है नंबर, उस पर आप कमेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये था आपका नर जनन तंत्र और नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक चलेगा मादा जनन तंत्र। धन्यवाद।